अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलते हैं आज के फिर से अपने बायोदेवी रिंकल के एक नए लेक्चर की ओर, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपके डेली काम भी आता है। उस पर आप डिस्कस करने वाले हैं अपन आज। वो टॉपिक कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक पर क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसके लिए ये टॉपिक भी मैंने आज स्टार्ट करने का सोचा। और जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्हें मुझसे सीएनएस समझना था, मिस्टर दास, तो उनकी वजह से भी मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है, या जिसे अपन नॉर्मल बात में कहें कि नर्वस सिस्टम, तो वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल यानी किसी चीज पर काबू करना, और कोऑर्डिनेशन की बात अगर करें तो दो लोग जब मिलकर आपस में कोई काम कर रहे होते हैं, या दो ऑर्गन्स मिलकर आपस में कुछ काम कर रहे हैं, या किसी तीसरी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपस में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो हस्बैंड वाइफ में भी काफी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। वाइफ बोलती है जानो जरा सब्जी सुधार दो, तो हस्बैंड को काटनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्या रहेगा, शांति बनी रहेगी लंबे टाइम तक। तो वही कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पर भी देखना है कि कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। इसी वजह से हम एक बहुत अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। जिसका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन उसकी बॉडी के साथ नहीं है, तो उसे लोग क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। मतलब कहीं पर भी हंस लिए, कहीं पर भी रो लिए, या पता नहीं कैसे ही अपने आप को रिएक्ट करवाना, तो वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो सोसाइटी उसे किस नजर से देखती है कि अरे यार ये तो पागल है। ठीक है, तो योर कोऑर्डिनेशन शुड बी वेरी 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 वेल। तो वो समझने के लिए आपको ये पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा रोल होता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में। और इसकी एक प्यारा सा एक सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, जो इसको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने शेर आ गया है, तो उस टाइम आपके पैरों ने आपको बोल दिया सॉरी भाई मैं तो भागने वाले नहीं हूं, तो उस टाइम आपके साथ कैसा होने वाला है, मीन्स योर लेग्स इज नॉट सपोर्टिंग द मैसेज ऑफ योर ब्रेन। तो कोऑर्डिनेशन टूट गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी गई काम से। तो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट रखवाने के लिए कुछ सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं, और उस टाइम कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो वो कहां से हो जाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो आपको क्या पढ़ना है, अभी पहले आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम, एंड देन मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर अपन बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जो नर्वस सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल करने के लिए इसके पास कुछ यूनिट्स भी होगी। मीन्स कोई पर्टिकुलर, जैसे आपके घर में भी कोई होता है ना जिसको आप सब बात जाके बोलते हो कि भाई देखो ये ऐसे 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 हो रहा है, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम के पास भी एक यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन। कौन हो जाएगी, न्यूरॉन। और यहीं से कई एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट कौन सी हो गई, न्यूरॉन हो गई। तो न्यूरॉन ही क्या करेगी, मैसेज को कर रही है रिसीव। तो नर्वस सिस्टम तीन बातों पर काम करता है। अगर आप किसी नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला काम ये करता है रिसीव। मतलब कि सामने शेर आ गया है, ये मैसेज क्या हुआ, रिसीव हुआ। फिर आपका ब्रेन ने क्या किया, प्रोसेस किया कि अच्छा ये सामने जो आया है वो कौन है, शेर है। तो मतलब आपके ब्रेन को माइंड में क्लियर था कि ऐसी स्ट्रक्चर अगर सामने आती है तो वो क्या होता है, लायन होता है। तो वो जब सामने आ जाएगा तो आपको क्लियर हो गया, ब्रेन ने प्रोसेस कर दिया कि भाई ये जो सामने खड़े हैं वो शेर है, और अगर इनके सामने से आप नहीं गए तो ये पक्का आपको खा जाएंगे। तो प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोसेसिंग के बाद क्या जनरेट होता है, सिग्नल्स, और आदमी क्या करता है, रेस्पॉन्ड। तो या तो वो क्या करेगा, वहीं मर जाएगा, और या फिर बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्ड करके वो क्या करेगा, भागेगा जोर से। तो ये तीन चीजें हो गई, रिसीव, सिग्नल रिसीव हुए, रिसीव करने के बाद उनकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो इस सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करवा रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करवा रहा है। अब अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें, तो मैंने आपको बताया यूनिट कौन सी हो जाएगी, न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन जो अगर आप देखें तो अपन उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। कोई भी न्यूरॉन जो होता है नॉर्मली, अगर एक
बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाती है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे होता है इसकी स्ट्रक्चर। ऐसे ये जो होता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये जो होती है इसकी सेल बॉडी होती है। और यहाँ ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर सा लंबा सा, ये हो जाता है हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर एक शीट की कवरिंग भी होती है, उस शीट को क्या बोलेंगे, माइलिन शीट। इस तरह से कवरिंग आपको दिख जाती है। ये जो कवरिंग है ये कवरिंग होती है माइलिन शीट की। और इस माइलिन शीट का यहाँ होने का रीजन इतना होता है कि जो सिग्नल को सेंड करने की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, मतलब आपके ब्रेन को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा डिसीजन लेने होते हैं। तो उस कंडीशन को करने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत सिग्नल फास्ट कराने हैं तो माइलिन शीट जो होती है ये इस पे सिग्नल्स नहीं जा पाते। तो सिग्नल कहां से कहां जाते हैं, यहाँ ये पोर्शन है ना, इस तरह से जाते हैं। इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो जब सिग्नल जाते हैं ना नोड ऑफ रेनवियर से कूद कूद कर जाता है ताकि फटाफट प्रोसेसिंग हो। तो नोड ऑफ रेनवियर। और ये प्यारे प्यारे से जो आपको हैंड्स फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होता है एक्सॉन का टर्मिनस, लास्ट पार्ट एक्सॉन टर्मिनस। और ये बिल्कुल ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब न्यूरॉन को भी आगे जाकर कैटेगराइज किया गया है। मतलब इसमें एक्सॉन टर्मिनस है एक अकेला, दो तरफ से निकले हुए तो बाइपोलर हो गए, ज्यादा तरफ से ब्रांचेस निकली है तो मल्टीपोलर हो गए, किसी में हल्का सा ब्रांचेस दिख रही है फिर भी एक ही है तो वो स्यूडो यूनिपोलर हो गया। तो मैं आपको ये जो न्यूरॉन्स है इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूरॉन्स कैसे कैसे यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडोपोलर और मल्टीपोलर हो सकते हैं। वैसे जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल अगर किसी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का आप एनालिसिस करते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती है। और यहाँ कई कई एक जगह पर यहाँ पे आपको सेल्स भी दिखेगी, उसे बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ आप उसको देखिए। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए कैसा दिख रहा होगा, यूनिपोलर न्यूरॉन दिख रहा होगा। मीन्स एक तरफ से ऊपर जो सेल बॉडी है वहां से बिल्कुल नीचे एक एक्सॉन निकला हुआ है, दूसरी तरफ आपको ऊपर की तरफ भी एक एक्सॉन निकला हुआ दिखाई देगा तो वो बाइपोलर हो जाएगा। थर्ड जो है जिसमें आपको नॉर्मली लगेगा कि जो स्यूडो न्यूरॉन्स दिखेंगे, स्यूडो न्यूरॉन्स में ऐसा होता है कि स्यूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर होती है, होते तो उसमें दो तरह के पोल है लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक ही पोल है। मतलब स्ट्रक्चरली इट इज यूनिपोलर बट फंक्शनली इट इज बाइपोलर, उसको आप बोलते हो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और सबसे लास्ट वाले जो होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ हो जाएंगे, जो सेंसरी पोर्शंस होते हैं वहां पर क्या हो जाएंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन्स हो जाएंगे। यूनिपोलर ये सेंसरी सेल्स जो भी है ना वहां पर मेनली कौन से वाले सेंसरी न्यूरॉन्स जो भी हम ज्यादातर अपने वो कौन से होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। अब अगर बाइपोलर की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ आता है मेनली बाइपोलर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द रेटाइना। रेटाइना ऑफ आई में कौन से हो जाएंगे, रेटाइना ऑफ आई में बाइपोलर न्यूरॉन हो जाएंगे। फिर ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पर भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अलावा ये एक और जगह होता है, कॉक्लियर रीजन जो होता है, कॉक्लियर और वेस्टिबुलर रीजन। अब आपको अगर आपने ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि कॉक्लियर और वेस्टिबुलर रीजन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनर ईयर के अंदर। मतलब अपने कान का जो सबसे अंदर वाला इंटीरियर पार्ट है वहां पर क्या हो जाते हैं, इनर ईयर। इनर ईयर पर कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर। थर्ड अगर मल्टीपोलर की बात करें, मल्टीपोलर वाले कहाँ हो जाएंगे, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके और स्यूडो वाले सेंसरी पार्ट में भी हो सकते हैं और कॉर्टेक्स रीजन में भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं न्यूरॉन डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब आपको मेन इंपॉर्टेंटली जो याद करना है वो आपको प्रेजेंस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स याद करना है, बिकॉज बाइपोलर न्यूरॉन पर कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटाइना में कहाँ क्या कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नर्वस
नर्वस सिस्टम की एक और चीज, जो न्यूरॉन जो टर्म है, ये जो न्यूरॉन टर्म है ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसे बोलते हैं वाल्डेयर। अब नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम कैसा हो जाता है? नर्वस सिस्टम, इसमें फर्स्ट तरह का मेनली जो है वो 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड जो होता है वो होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड बहुत ही ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डॉर्सल पोर्शन होता है, मींस अगर आप खड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो डॉर्सल पोर्शन पर है आपका क्या प्रेजेंट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ये कहां प्रेजेंट होता है? एक तो डॉर्सली प्रेजेंट होता है और इसमें 2 आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका ब्रेन और एक आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये स्कल के अंदर बंद रहता है और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में बंद रहती है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा जब ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट था तो कहां जरूरत है स्पाइनल कॉर्ड को भी होने की, ब्रेन ही कंट्रोल कर लेता। कई बार क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस थिंकिंग प्रोसेस से ओवरकम करके बॉडी को फास्ट रिएक्शन कराने के लिए ही स्पाइनल कॉर्ड इवॉल्व हुई थी। और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड कहां होती है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करती है जो बहुत ही सडन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेड पैन को हाथ लगाया, यदि कोई तपेली है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो आपने उसको जैसे ही टच किया और तपेली बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से आपने अपना हाथ झटके से हटा दिया, मीन्स सडन आपने रेस्पॉन्स दिया है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और वो कंट्रोल कौन करता है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड करती है। यानी आपको ये क्वेश्चन भी यहां से मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ये वर्ड को याद, प्रतिवर्ती क्रियाएं, हिंदी में अगर आप देखो तो प्रतिवर्ती क्रियाएं शब्द आपको कहीं पर भी मिले या रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है कभी पूछ लिया जाए एग्जामों में तो वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर ब्रेन की बात करें तो 1400 ग्राम का ब्रेन सब में होता है और ब्रेन जो होता है ये स्कल के अंदर बिल्कुल बंद होता है। अब ब्रेन को तो मैं वैसे भी पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो ब्रेन के बारे में अभी इतना ही बताया मैंने कि स्कल है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाती है? पीएनएस। इन सारी नर्व्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ऑल द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेस टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हुआ? यानी सारी नर्व्स जो कहां से अराइज हो रही है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है, उनको कंप्राइज करके कौन सा नर्वस सिस्टम बनेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें देखिए एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर वो ब्रेन से एमर्ज हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व्स। यानी ब्रेन से नर्व्स निकल रही है वो कौन सी हो जाएगी? क्रेनियल नर्व्स। लेकिन अगर वो ही नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइनल नर्व्स। अब यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन से बना हो जाएगा? क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। लेकिन अगर अपन थर्ड कैटेगरी की बात करें तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? इट परफॉर्म इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सी? वॉलेंट्री। मतलब आपकी इच्छा है कि आपको मूवी देखने जाना है तो ये आपकी इच्छा हो गई तो आप जाओगे, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन मान लीजिए आपको उल्टी हो गई तो क्या आपकी इच्छा थी क्या उल्टी करना? नहीं थी ना। तो वो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो आप रात को जब सोते हो तो हार्ट के अंदर अलार्म भर के सोते हो क्या कि पूरी रात धड़कना है, नहीं धड़के तो देख लेना, ऐसा तो नहीं करते अपन। तो बिकॉज इट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसी एक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अपना ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो वो नर्वस सिस्टम कौन सा हो जाएगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन को करता है, इसमें भी 2 कैटेगरीज हो जाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आपका जो नर्वस सिस्टम का थोड़ा मैंने ब्रीफिंग दिया है।
नर्वस सिस्टम को जब भी समझना है तो आपको पूरा हर एक पार्ट को बिल्कुल क्लियर करना होता है। तो इसके लिए मैं आज का वीडियो इतना ही रखने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं पूरा ब्रेन को डिस्कस करने वाली हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन मेन पार्ट आ जाता है, और ब्रेन से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसका एक पूरा अलग ही पोर्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बायोदेवी चैनल रिंकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद है तो, और ज्यादा अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर भी कीजिए। बिकॉज लॉकडाउन है और मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि लॉकडाउन में जो भी बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज से दूर हो रहे हैं, या उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो उनके लिए ये चैनल थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल रहेगा, तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जो नीट एस्पिरेंट्स है, मुझे सिर्फ उनसे इतना कहना है कि जितने भी दिन है उसमें पूरी तरह से रिवाइज करो और बिल्कुल घुस जाओ पढ़ाई के अंदर, ताकि डेफिनेटली 26 जुलाई को जो नीट होने वाला है, यू विल रॉक दैट। ओके, तो बाय बाय।